नमस्कार साथियों, आज हम अगले टॉपिक प्रतिशतता परसेंटेज के साथ एक बार हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का पुनः स्वागत है। प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा, प्रतिशत, शत मतलब 100, सैकड़ा, ठीक। प्रति सैकड़ा मतलब 1/100। या हम कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। जैसे 15% बराबर 15/100, ठीक। अब बात आती है 15% का मतलब क्या हो गया, 15/100। 17% होता तो 17/100, 20% होता तो 20/100। मतलब अगर प्रतिशत को भिन्न में लिखना है तो प्रतिशत हटा करके बटे 100 कर दीजिए। 51% का मतलब 51/100। 71% मतलब 71, या 1 करोड़ प्रतिशत हो तो भी 1 करोड़/100 हो जाएगा, ठीक। अब जानते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर हमारे सामने अभी ऐसा प्रश्न आएगा, जब कभी भी वृद्धि या कमी या लाभ या हानि को प्रतिशत में बदलने के लिए कहा जाता है तो कैसे करते हैं। वृद्धि बटे प्रारंभिक मान, मतलब जिस मान लो कोई चीज़ है 20 रुपये था, वो आगे चल करके 30 रुपये हो गए तो 10 रुपये की वृद्धि हुआ, तो 10 बटे प्रारंभिक मान यानी पहले कितना था 20 रुपये, तो 10/20। अब ये भिन्न के रूप में हो गया। अब इसी को प्रतिशत में बदल देते हैं गुणे 100% करके, ठीक। बस उसी से ये सूत्र बना हुआ है। किसी भी चीज़ को पहले भिन्न में बदलिए और उसके बाद जो है 100% से गुणा कर दीजिए, वही प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। उसी के लिए सूत्र बना है। तो चाहे आप सूत्र से चाहे उस तरीके से जैसे इच्छा हो आपकी याद कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से इस अभ्यास को समझेंगे। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये और कई जगह पे इसका इस्तेमाल होता है बहुत आसान, बस समझने की बात है। पहला प्रश्न है 25/100 को प्रतिशत में बदलिए। हमने अभी बताया था अगर कोई भी भिन्न आपके पास है, कुछ भी ऐसा है, मान लीजिए 25 ही दिया होता है यहाँ, तो मान लीजिए 25/100 दे दिया है, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास केवल 25 दिया होता तब भी गुणे 100%, 2500% हो जाता है, ठीक। लेकिन चूंकि यहाँ पे 25/100 है, अब इसको प्रतिशत बदलना, तो हमने क्या किया कि 25/100 में सीधे 100% से गुणा कर दिया है। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका कैंसिल हो जाएगा। अब बटे 1 बचा तो बटे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। 25 एकम 25, 25 आगे प्रतिशत बचा हुआ तो यही 25% इसका उत्तर हो गया। आगे देखिए दूसरा उदाहरण, 18/25 को प्रतिशत में बदलिए। इसको हमने दूसरा उदाहरण सेम ऐसे ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे बटे में 100 था। हमने सोचा आप कहोगे कि आसान सा ले लिए, 0 0 काट दिए, तो इसलिए हमने एक और ले लिया है जिससे आप लोगों को थोड़ा और चीज़ें क्लियर हो जाए। तो पुनः हमने प्रतिशत में बदलना था तो 100% से यहाँ हमने गुणा कर दिया है सीधे। तो यहाँ देखिए 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा 18। 18 का 4 में गुणेंगे 18 चौक 72 और यहाँ प्रतिशत बचा था, तो उत्तर कितना आ गया 72%। अगर 18/25 को प्रतिशत में बदल देंगे तो 72% आएगा। अब देखिए 25% को भिन्न में बदलिए। अभी तक हमने भिन्न को प्रतिशत बदला, अब प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे, हमने बताया था ऐसे प्रश्न में सीधे बटे 100 कर देते हैं। प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100, तो मतलब 25 गुणे 1/100 हो जाएगा, तो 25/100 हो गया। अब काट देंगे 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो कितना उत्तर आ गया 1/4। यही हो गया इसका भिन्न रूप। 57% को बदलना था तो हमने सीधे 57/100 लिख दिया, यही भिन्न रूप हो गया, ठीक। नहीं, जब कटेगा कोई चीज़ दोनों में कॉमन होगी अंश और हर में तो काट देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 25 और 100 में 25 से दोनों डिवाइड हो रहे थे तो हमने काट दिया 25 एकम 25 चौका। लेकिन यहाँ पे देखिए 57 अभाज्य संख्या है, 57 के अलावा 57 किसी चीज़ से कटेगा नहीं, अभाज्य नहीं है क्योंकि ये 19 3 57, लेकिन फिर भी ये किसी दोनों संख्या किसी चीज़ से कटेंगे नहीं, ठीक। आगे आ जाइए, अगर कटता तो काट देते। अगला उदाहरण है, वास्तव में सही रूप से उदाहरण यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो प्रश्न आते हैं। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। आय मतलब देखिए इनकम की बात हो रही है। आयु और आय में थोड़ा सा लोग कंफ्यूज कर जाते हैं।
आयु का मतलब होता है एज। अगर आय में छोटा ऊ की मात्रा लग जाए तो वही आयु बन जाता है, और उस आयु का मतलब होता है एज या उम्र। लेकिन यहाँ आय की बात की जा रही है। आय का मतलब हो गया इनकम, कितनी उनकी आमदनी है, कितना वेतन है। तो सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक, तो माना गीता की आय x रुपया है, गीता की आय कितनी है, x रुपये है। तो देखिए प्रश्न में कह रहा है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए सीता की आय गीता की आय से, गीता का हमने x माना है, x का 10% निकाल करके x में से घटा देंगे, जो आएगा। क्यों घटाएं, क्योंकि कम बोला है उन्होंने कि इनका जितना गीता देवी का है उससे 10% कम है। तो इसी x का 10% हम लोग निकाल करके इस x में से घटा देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना कम है। तो अब देखिए हमने पहले ही बताया था आप लोगों को कि का मतलब होता है गुणा, तो हमने यहाँ गुणा कर दिया। 10% का मतलब 10/100 हो गया। तो यहाँ देखिए 1 0 कट गया, बचा 1/10। तो गुणा हो जाएगा x से कम है x/10, तो x ऋण x/10 हो गया। अब हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे हो गया 10। तो 10 में 1 से यहाँ इसके हर से भाग दिया जाता है, तो यहाँ 1 दहा में 10। अभी 10 बार गया तो 10 से x में गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 10x। ऋण, यहाँ ऋण था, हमने ऋण ले लिया। फिर यहाँ बचा 10, इसका हर क्या है 10, 10 से इसमें भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 से इस x में गुणा होगा तो 1 x। तो 10 में से 1 x घट जाएगा, बचेगा 9x, 9x/10। ये आ गया सीता की आय। ठीक, अब आगे प्रश्न पे चलते हैं। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हम पहले निकालेंगे कि गीता की आय सीता की आय से कितनी अधिक है, फिर उसी को प्रतिशत में बदल देंगे। तो हम लोग क्या किए, गीता की आय में से सीता की आय घटा दिए, तो हमको मिला कुल x/10। देखिए हमने घटाया है, ये गीता की आय है, इसमें से हमने सीता की आय 9x/10 जो भी हम लोगों ने निकाला है, इसको हमने घटाया तो हमको मिला x/10। ठीक, घटाना सबको आता है। तो x/10 क्या हो गया, इतना रुपया इनकम सीता से गीता का अधिक है। अब इसी को हम प्रतिशत में बदल देंगे। क्योंकि सीता की आय पूछी जा रही है कि गीता से कितना अधिक है, तो हम लोग सीता की आय को नीचे रखेंगे और कितना अधिक है उसी को प्रतिशत में बदलना, तो उसको ऊपर रखेंगे। अब ये भिन्न हो गया, अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा कर दीजिए। तो x/10 बटे 9x/10 गुणे 100%। तो x/10 गुणे, जब बटे का बटे होता है यानी भिन्न का भिन्न होता है, तो हम लोग उसको पलट देते हैं। तो गुणे 9x/10 था, तो हमने 10/9x कर दिया। ठीक, हर अंश हो गया, अंश हर हो गया, गुणे 100%। अब देखिए यहाँ पे 10 से 10 सीधे कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए, और x से x कैंसिल हो गया, और कुछ कटने लायक नहीं है। तो ऊपर बचा 100, नीचे बचा 9, तो 100/9%। अब देखिए इसी को हमने यहाँ पे सही बटे में भी बदल के बताया है, हर से अंश में भाग दिया जाता है। तो हम 9 से 10 में भाग दिए, 9 एकम 9, 1 10, तो फिर 0 उतारे हम। ठीक, 0 उतारे, फिर 10 हो गया, फिर एक बार ले जाएंगे, 9 एकम 9, 10 में से 9 गए 1। तो देखिए अब आगे कुछ भी संख्या उतारने के लिए नहीं है, तो इसे छोड़ देंगे। तो जितनी बार जाता है, जैसे 11 बार गया है तो 11 सही बटे में हो जाएगा, हर कभी नहीं बदलता है, और अंश जो इसका शेषफल होता है वही हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, हर सही बटे में लिखा है, बहुत सारी जितनी बार गया था 11 हमने सही बटे में लिखा है, और 1 जो कि शेषफल आया था हमने अंश में लिखा है, और हर देखिए 9 यहाँ पे भी था, 9 यहाँ पे भी है, बदला नहीं है। ठीक, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गीता की आय सीता की आय से 11 सही 1/9% अधिक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न में हम लोग परीक्षा में अक्सर गलती क्या करते हैं कि प्रश्न में कह दिया कि गीता की आय सीता की आय से 20% कम है, तो सीता की आय गीता की आय से कितनी अधिक है। हम लोग कहते हैं जब 20% कम है तो इनका 20% अधिक हो जाएगा। नहीं,
ये गलत हो जाता है। देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है, 11 से ही 1/9% ही अधिक है। तो इसको इस विधि से ही लगाएं, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लगाने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन आप लोग शॉर्टकट मेथड है, जब आप लोग कहेंगे शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे, लेकिन पहले आप लोग अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि जितने भी शॉर्टकट मेथड आए हैं वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आए हैं। तो पहले इसको ध्यान से समझिए। एक पुस्तक का अंकित क्रय मूल्य से 20% कम है, ठीक है ना। देखिए अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समझ लीजिए अच्छे तरीके से। अंकित मूल्य का मतलब होता है प्रिंटेड प्राइस, जितना वस्तु पे दाम लिखा रहता है उसको अंकित मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पे वह वस्तु खरीदी गई है, ठीक। और विक्रय मूल्य का मतलब होता है वह वस्तु जितने दाम में बेची गई है वह उसका विक्रय मूल्य होता है। अब देखिए मानव, हमको क्या चाहिए था, पहले हम देखिए लाभ और हानि हम हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं, ये भी जान लीजिए। अभी आगे हम लाभ और हानि का चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, पहले आप लोग इसको पढ़ लीजिए। तो उसमें लाभ हानि क्रय विक्रय ये सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल अभी आप इस पर ध्यान दीजिए। तो हमने मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, x रुपये। तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, देखिए इसमें लिखा है एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। तो क्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य का 20% घटा देंगे तो वही अंकित मूल्य हो जाएगा, ठीक। तो हमने वही देखिए यहाँ पे किया भी है। ये यहाँ पे जो x था इसके क्रय मूल्य में से x का ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा आप लोग न कर दीजिएगा कि 10% निकाल दिए वही हो गया, नहीं। वो बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा, देखिए शब्दों पे ध्यान दीजिए। वो ये चीज़ नहीं कहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 10% है। अगर वो बोलता अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 10% है तो हम लोग क्रय मूल्य का 10% निकाल लेते। उसने ये कहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% कम है, तो क्रय मूल्य का 10% निकाल लेंगे और उसमें से घटा देंगे तो उतना कम हो जाएगा और वही अंकित मूल्य हो जाएगा। तो हमने देखिए वही किया है यहाँ पे। तो x ऋण x/5 हो गया। यहाँ देखिए x का 20% था तो 20% मतलब का मतलब गुणा 20% मतलब 20/100, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। तो यहाँ x/5 आ गया और यहाँ x, तो इसको जब हल करेंगे तो 4/5x आएगा। अब कह रहा है कि बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि लाभ हो ना हानि। अच्छा, तो हम पहले निकाल लेते हैं कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना कम है, ठीक। तो x में से यानी क्रय मूल्य में से हम लोग अंकित मूल्य यहाँ पे घटा देंगे तो हमको मिल गया है x/5। जोड़ना घटाना सभी को आता है, नहीं आएगा तो बता दीजिएगा, इसको भी हम बहुत अच्छे से समझा देंगे। फिलहाल अब हमने बताया था प्रतिशत कमी को बदलने के लिए जो कमी रहती है, जैसे x/5 की कमी आई है यहाँ पे, तो हम लोग इसको ऊपर लिख देंगे x/5/4x/5, ठीक, इंटू 100% हो गया। तो इस तरीके से जो कमी आई कितने प्रतिशत की आई, 25% की। तो यही पूछ रहा था कि अंकित मूल्य में 25%, हाँ, तो यही 25% वृद्धि करने पर मूल्य क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा और क्रय मूल्य पर किसी वस्तु को बेचने पर न लाभ होता है न हानि, ठीक। जब आपने जितने में वस्तु खरीदी थी उतने में ही बेच दिया तो क्या होगा, ना आपको लाभ होगा ना हानि होगा, ठीक। अगले प्रश्न पे आइए। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है। तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि माना श्याम की आय x रुपये है, ठीक। तो राम की आय क्या हो जाएगी, देखो प्रश्न में कहा है श्याम की आय से 20% अधिक है, तो हमने x का 20% निकाल करके x में जोड़ दिया, वही राम की आय हो जाएगी। तो जोड़ा तो 6x/5 आ गया, ठीक। तो यानी श्याम की आय कितना हो गया, x रुपये, और राम की आय 6x/5। अब श्याम की आय राम की आय से कितना कम है हम इसको निकाल लेते हैं। तो 6x/5 में से x को घटा देंगे, श्याम की आय में से राम की आय को घटा देंगे, तो हमको पता चल गया कि x/5 रुपीज़ कम है।
तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए x/5 अपान राम की आय 6x/5 इंटू 100%, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 16 सहित 2/3% आएगा। तो श्याम की आय राम की आय से 16 सहित 2/3% कम है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो इसको समझिएगा। हम मान लेते हैं व्यक्ति की आय x रुपये थी, ठीक। अब 10%, अब इकट्ठे ना बढ़ा दीजिएगा कि 10% बढ़ा तो 20% फिर बढ़ गया, तो 20 और 10 30% करके नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं बढ़ा है, कुछ समय पश्चात बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है 10% जब एक बार बढ़ा था तो उसकी इनकम कुछ बढ़ी रही होगी, तो जो 20% आगे मिलेगा वो उस पर मिलेगा, बढ़ी हुई राशि पे, ना कि पुरानी राशि पे। तो इसलिए हमने 10% बढ़ने के पश्चात व्यक्ति की आय निकाली। तो कैसे निकाली? x हमने माना था, x पहले था, अब उसका 10% बढ़ गया है, तो x धन करेंगे, जब जोड़ेंगे उसमें तभी तो बढ़ेगा, नहीं तो वो तो केवल 10% ही रह जाएगा। नहीं, 10% बढ़ा है, x प्लस x गुणे 10/100, तो 1 0 कट जाएगा, बचेगा x प्लस x बटे 10, तो 10 एकम 10 1 11/10x हो जाएगा। आप इसको जोड़ लीजिएगा। फिर 20% बढ़ने के पश्चात व्यक्ति की आय, तो देखिए जो आय बढ़ गई है 10%, तो हो गया 11x/10, तो अब 11x/10 पे 20% बढ़ेगा, ठीक। तो 11x/10 प्लस 11x/10 गुणे 20%। तो अब बात आती है 20% बढ़ने के पश्चात। तो अब इसका 20% बढ़ने के पश्चात कितना हो गया? 33x/25 रुपये। अब आय में कुल वृद्धि कितनी हुई? पहले x था, अब 33x/25 हो गया, घटा देंगे हम, तो वृद्धि आई 8x/25। तो कुल प्रतिशत वृद्धि लिए हमने क्या बताया था? वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100%, 100%। तो 8x/25, बटे में x था, बटे में कुछ नहीं था, तो x को भी हमने बटे कर लिया 1। तो इस तरीके से जो बटे वाली भिन्न थी, भिन्न का जो भिन्न था, बटे का बटे पलट गया, तो गुणे 1/x हो गया। अब यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, और 8 25 से कम 25, 25 चौका 100, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यहाँ x कैंसिल हो गया, तो यहाँ 8 बचा और यहाँ 4 बचा, तो 8 और 4 का गुणा कितना हो जाएगा? 32, वही 32% आया है। अच्छा, इसका एक और ऑप्शन है, आप चाहें तो ये छोटा सा मज़ेदार फार्मूला याद कर लीजिए, इससे बहुत आसानी होती है। x% प्लस y% प्लस x% प्लस y% बटे 100, जहाँ x और y क्या है? x और y, x पहली वृद्धि है, y दूसरी वृद्धि है। ध्यान रहे एक चीज़ और, अगर कमी हो रही होगी तब भी इसी फार्मूले से आ जाएगा, बस वहाँ पे जब कमी होगी तो माइनस चिन्ह के साथ। जैसे मान लीजिए अभी यहीं 10% की कमी हो रही होती दोबारा, तो y% जहाँ लिखा है वहाँ -10% लिखा जाता, ठीक। देखिए हमने इसको आगे सॉल्व किया है, पहले 10% बढ़ा था तो हमने 10 लिख दिया, धन y यानी दूसरा प्रतिशत 20 हो गया, धन xy तो 10 गुणे 20 बटे 100, इसको हल किया तब भी 32% आया। इस चीज़ का ध्यान रहेगा, वृद्धि होने पर धन के चिन्ह के साथ रखा जाएगा प्रतिशत को, और कमी होने पर ऋण चिन्ह के साथ रखा जाएगा। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। देखिए इनकम और मजदूरी में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, वही चीज़ है। हमने मान लिया कि मजदूरी x रुपये है, 20% बढ़ने के बाद x प्लस x का 20% निकाल लिया, 6x/5 आ गया। फिर 10% घटने पर तो 6x 5 पे ही घटेगा, तो इसका 10% निकाल करके इसमें से घटा दिया हमने, तो 27x/25। चूँकि जो परिवर्तन हुआ है उसको प्रतिशत में पूछा जा रहा है, तो जो अब रिजल्ट प्राप्त हुआ है उसमें से प्रारंभिक वाला घटा देंगे, तो कुल कितना परिवर्तन हुआ? 2/25x का परिवर्तन हुआ, तो इसी को प्रतिशत में बदल लेंगे। तो जो परिवर्तन हुआ वो 2x/25 था, बटे में प्रारंभिक जो था वो x था, तो x का भी बटे हमने 1 मान लिया। इस तरीके से जब बटे का बटे था तो फिर पलट गया ये 2x/25 गुणे 1/x गुणे 100%। तो यहाँ पे देखिए x से x कैंसिल हो गया, सॉरी केवल x से कैंसिल होगा, x से x कैंसिल, ठीक।
25 एकम 25, 25 चौका 100, तो 4 दूनी 8% हो गया। ठीक, 8% क्या है, ये धन में आया, तो अगर धन में आया तो इसका मतलब वृद्धि हुई, ऋण में आता तो कमी हो जाती। ठीक, अब जैसे यहाँ पे देखिए एक्स धन वाई, वही फार्मूला फिर है। इसमें क्या कहा है, एक बार 20% वृद्धि हो रही थी तो एक्स यहाँ पे 20 रख दिया, फिर दोबारा कहा 10% कमी हो रही तो ऋण 10 रखा गया है। अब यहाँ पे धन एक्स वाई बटे 100 था तो एक्स के यहाँ पे 20 लेकिन वाई के यहाँ पे ऋण 10। अब इस पूरे को जब हल करेंगे तो 8% आएगा, यही 8% धन में आ रहा है इसलिए वृद्धि होगा, और अगर यही का माइनस में आता तो ये कमी माना जाता। माइनस चिन्ह के साथ नहीं लिखते यहाँ पे, उत्तर जब प्लस और माइनस में इस फार्मूले से प्राप्त होगा तो उससे बस इतना ही अनुमान लगाएंगे कि वृद्धि हो रही कि कमी। ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग वृद्धि या कमी इग्नोर करके धन और चिन्ह के साथ लिखेंगे तो उत्तर गलत हो जाएगा। अगला उदाहरण है, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये है तो वह प्रतिमाह कितने बचाता है। तो देखिए यहाँ मासिक आय दे दिया, अगर ना होता तो हमको मानना पड़ता, लेकिन चूंकि दे दिया है तो हम उसको ले करके चलेंगे और जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे। ठीक, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, तो हम पहले भोजन पे खर्च निकालेंगे। मासिक आय का 30%, तो मासिक आय 18,400, का मतलब गुणा हो गया 30% मतलब 30/100। इसको हल करेंगे तो 5,520 रुपये आएगा, ये भोजन पे खर्च आ गया। तो जब इतना रुपये उसने भोजन पे खर्च कर दिया तो हम निकालेंगे कि कितना रुपये उसके पास शेष बचा। तो 18,400 उसकी मासिक आय है, उसमें से ये भोजन का खर्च 5,520 रुपये घटा देंगे, तो टोटल हमको मिला शेष 12,880 रुपये, इतना रुपया बचा भोजन पे खर्च करने के बाद। अब प्रश्न में आगे करा है, ध्यान दीजिएगा, शेष का परिवहन पर खर्च कितना, 40%। ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा है कि शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, तो शेष का यानी 12,880 जो बचा है उसका 40% यहाँ पे, तो का 40%, तो 12,880 गुणे 40/100, इसको हल किए तो 5,152 रुपये आ गया। तो 12,880 रुपये बचे तो उसमें से 5,152 रुपये परिवहन पे खर्च कर दिया उसने। अब उसके पास शेष निकाल लेंगे तो 12,880 में से परिवहन का खर्च 5,152 घटा देंगे, तो इस तरीके से हमको 7,728 रुपये शेष बचा भोजन पे और परिवहन खर्च करने के बाद। अब पूछ रहा है कि शेष का प्रतिमाह बचाता, देखो यहाँ पे कह रहा है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है, शेष का 50% बचाता है, तो प्रतिमाह बचत बराबर शेष का यानी 7,728 का 50% गुणे 50/100, जो हमने किया 3,864 रुपये, यानी इतना रुपये वो प्रतिमाह बचाता है। अब देखिए अगर इसको हमें एक साथ निकालना हो फार्मूले से तो कैसे निकालेंगे ये भी जान लीजिए। एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, A = P 1 + R/100 पावर n। ठीक, ये हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज वाले में पढ़ा था, जब हम CI निकालते थे A-P करके, तो वहाँ ये फार्मूला अक्सर यूज होता था। वही फार्मूला अब यहाँ पे यूज होगा। यहाँ P जो हो जाएगा मासिक आय इसकी हो जाएगी ये, और 1 प्लस और माइनस, यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लस और माइनस का ध्यान रखा जाएगा वृद्धि और कमी पे। अगर परसेंटेज बढ़ रहा है तो प्लस लगेगा और परसेंटेज घट रहा है तो माइनस लगेगा, और बटे 100 हो जाएगा। यहाँ पर अगर एक ही दर से बढ़ा, मान लो 10% प्रतिवर्ष बढ़ रहा है या 10% प्रतिवर्ष घट रहा है, तो यहाँ पे n जो होगा 3 वर्ष तक घट बढ़ रहा है तो 3 होगा, 5 वर्ष तक, यानी टाइम है ये। और अगर ऐसा नहीं है, हर वर्ष अलग अलग हो रहा है, तो इसी n को हम लोग नेगलेक्ट कर लेंगे। इसी में आगे फिर 1 + R/100 मतलब जितने वर्ष तक जैसे जैसे घट बढ़ा वैसे हम लोग इसको बढ़ाते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने वही किया है। देखिए पहले कह रहा था हमने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, 100 ऋण 30/100। हमने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे देखिए, सॉरी कहाँ गया, हाँ
30% भोजन पे खर्च करता है। तो यहाँ चूँकि अब डायरेक्ट बचत निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 30% माइनस कर देंगे, यानी 70% पे। तो डायरेक्ट हमने 70 ना लिख करके 100 माइनस 30/100 कर दिया है, ठीक। फिर देखिए 60% वो परिवहन पे खर्च करता है, तो 100 में से 40 हमने घटा दिया, यानी 40% परिवहन पे खर्च करता था, तो हमने 100 में से 40 घटा दिया, यानी 60% जो हो गया वो उसका क्या हो गया, बचत हो गया। फिर उसके बाद 100 में से 50% घटा दिया, तो वो उसका मासिक बचत हो गया। इस तरीके से हम टोटल जब कैलकुलेट करेंगे तो 3864 रुपये आएगा। ये ऑप्शनल है, फिलहाल बेसिक मेथड तो यही है। आप इसको अच्छे से समझ जाइए तो उसको समझने की आवश्यकता नहीं है, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दोनों अच्छे से समझ गए हैं तो शार्ट ट्रिक मेथड से इसको आप इस्तेमाल करके जल्दी से उत्तर निकाल सकते हैं। आगे देखिए, यही परसेंटेज का प्रश्न अक्सर आयतन और क्षेत्रफल पे भी पूछ लिया जाता है। कह दिया जाता है कि आयत की लंबाई या वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में इतने प्रतिशत का बढ़ोतरी या घटोतरी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी या घटोतरी होगी। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे। और अगर आयतन का पूछा जाता तो वहाँ पे भी ये कहा जाता है कि लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई में इतने इतने प्रतिशत, तो इस पे बेस्ड है। इसको हम देखते हैं। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटाई गई। देखिए दोनों बढ़ाया नहीं गया है, एक बढ़ाया गया घटाया गया, तो उसी हिसाब से हम लोग प्लस माइनस यूज़ करेंगे। उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई पूछ रहा है। तो माना आयत की लंबाई x और चौड़ाई y मात्रक है। मात्रक हम मान लेंगे क्योंकि मात्रक में सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में सब में रहता है, तो अभी यहाँ पे चूँकि कन्फर्म नहीं तो हम उसको मात्रक ही लिखेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई से x इंटू वाई हो जाएगा, यानी XY वर्ग मात्रक इसका क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब वृद्धि के पश्चात जब 5% वृद्धि हो रही है तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, x प्लस x का 5%, तो टोटल हो गया 105/100x हो गया मात्रक। और चौड़ाई 10% बढ़ाई गई है, सॉरी घटाई नहीं गई है, हमें ध्यान था घटाई, बढ़ाई गई है, तो y प्लस वाई का 10% हो गया। तो अगर यही घटाई गई होती तो y ऋण y का 10% हो जाता, बस इतना ही फ़र्क है, कोई इससे बहुत अंतर नहीं आने वाला। तो इस तरीके से हमें चौड़ाई मिल गई 110/100 y मात्रक। अब दोनों का जब गुणा कर लेंगे तो चूँकि ये भी लंबाई चौड़ाई है वृद्धि के बाद, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा 1155/1000 XY वर्ग मात्रक। अब क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है उसको वर्तमान क्षेत्रफल में से पूर्व क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो पता चल जाएगा, तो हमको मिलेगा 155/1000 XY वर्ग मात्रक। अब प्रतिशत वृद्धि के लिए हमने बताया वृद्धि बटे प्रारंभिक मान, प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे 100%, तो हमने इसको हल किया तो हमको मिला 15 से 1/2%। अब इसी को हम परिणामी प्रतिशत जो फार्मूला भी हमने बताया था x प्लस वाई प्लस XY/100% से भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे x 5% बढ़ा और y 10% बढ़ा, धन x के यहाँ पे 5 और y के यहाँ पे 10/100, इसको सॉल्व करेंगे तो 15.5% परिणामी परिवर्तन आएगा। ठीक, अगले उदाहरण पे आइए। अक्सर इसी से संबंधित चुनाव वगैरह में भी जो वोट पड़ता है पूछा जाता है परसेंटेज पे ही। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। तो जितना वोट पड़ा होगा उतने मतदाता दर्ज होंगे। तो हम मान लिया कि उम्मीदवार को कुल x मतदाताओं ने मत दिए, कितने दिए, x मतदाताओं ने, मतलब कि x वोट पड़ा। तो जीते हुए उम्मीदवार को कुल कितना प्राप्त होगा, वो हारे हुए से 900 वोट ज़्यादा पा करके तब विजयी हुआ है। तो हम लोग प्रश्न में दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हारे वाले मतदाताओं में 900 जोड़ देंगे। तो कुल मत अब कितना हो गया, x जो हारा था वो पाया है और x प्लस 900 जो जीता वो पाया, दोनों को जोड़ देंगे तो 2x धन 900। तो इस तरीके से कुल मतदाता कितने हुए, 2x धन 900, इतने वोट पड़े थे। अब कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% प्राप्त हुआ। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितना है, x/900, तो वही x/900 यहाँ रखा गया। ठीक, और कुल मत का यानी 2x प्लस 900 कुल मत है, इसका 65%, तो गुणे 65/100 कर दिया गया। तो
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का मान मिलेगा 1050। ठीक है, यहाँ देखिए मिला है। इस एक x के मान को हम लोग कुल मत में रख देंगे तो हमें कुल मत 3000 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि मतदाता सूची में 3000 मतदाता दर्ज हैं, इतने वोट कुल पड़े थे। ठीक, अब देखिए अब इसको एक शार्ट मेथड और है, एक ऑप्शन और है। एक तरफ हमने लिखा जीतने वाले का परसेंटेज, एक तरफ हारने वाले का परसेंट। तो अगर 65% जीतने वाला पाया है तो हारने वाला कितना, कुल प्रतिशत जो होता है वो 100 होता है। तो 100 में से 65% घटा देंगे तो 35% वोट हारने वाला पाया है। दोनों के उम्मीदवारों के प्रतिशत मतों में अंतर कितना है, 65-35 यानी 30% का वोट का अंतर आया है। ठीक, तो कुल मतों का 30% कितने का, 900, क्योंकि जो उन लोगों के बीच वोटों के बीच में अंतर है वो 900 का अंतर है। जीतने वाला 900 वोट ज़्यादा पाया हारने वाले से, तो इसका 30% जो हो जाएगा वो 900 के बराबर हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे 3000 उत्तर आ जाएगा। अगला है 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। एक नए घोल में पानी का प्रतिशत या, तो देखिए घोल में चीनी की मात्रा कितनी है, 15 लीटर का 40%। टोटल घोल जितना 15 लीटर, उसका 40% चीनी है, तो हम लोग उसका 40% निकाले, 6 लीटर क्या आ गया चीनी। तो घोल में पानी कितना हो गई, 15 में से हमने 6 घटा दिया, 9 लीटर पानी हो गया। अब क्या कह रहा है कि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। तो इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया गया, तो पहली चीज़ तो घोल पहले 15 लीटर था, अब 18 लीटर हो गया। दूसरी चीज़, पानी की मात्रा हमने यहाँ पे 9 लीटर निकाली है, तो अब 3 लीटर और पानी बढ़ गया, तो कितना हो गया, 12 लीटर हो गया। दो चीज़ें हमको समझ में आ गई। तो घोल में 3 लीटर पानी और मिलाने पर देखिए पानी की मात्रा हमने 12 लीटर और चीनी की मात्रा तो वही है, चीनी की मात्रा बदलेगी नहीं। नए घोल की कुल मात्रा 18 लीटर हो गई। अब घोल में चीनी का प्रतिशत मात्रा पूछ रहा, तो 6 लीटर उसका चीनी की मात्रा है और 18 लीटर विलयन का मात्रा है, तो 6/18 गुणे 100% से गुणा कर दे, प्रतिशत में 33.13% है। इसी तरीके से बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 10% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। देखिए उसी की तरह ये भी है, बस थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है। पूछा कितना, उसमें बता दिया गया था इतना मिश्रण में अतिरिक्त मिला दिया जाता है, इसमें पूछा रहा है कितना अतिरिक्त मिला जाए, परसेंटेज इतना हो जाए। तो देखिए इसको हमने उसी के शॉर्टकट मेथड से शॉर्ट में बताने का प्रयास किया। बेसिक मेथड से आप लगाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। मिश्रण 10 किलोग्राम था, उसमें से 80% बालू था और 20% लोहा है, प्रश्न में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, तो जाहिर सी बात है जब 20% लोहा है तो बाकी 80% बालू होगा। ठीक, तो 10 किलोग्राम का 80% निकालेंगे तो 8 किलोग्राम आ गया बालू। ठीक, 8 किलोग्राम बालू आ गया। और इसी 10 किलोग्राम का जब हमने 20% निकाला तो लोहा 2 किलोग्राम, यानी उस मिश्रण में 10 किलोग्राम के मिश्रण में 8 किलो बालू और 2 किलो लोहा है। अब पूछ रहा है कि बालू में और कितना बालू मिला दें कि मिश्रण जो है वो 10% हो जाए, मतलब लोहा 10% हो जाए। अभी तक 20% था, अब 10%। मात्रा नहीं बदल रहा लेकिन परसेंटेज बदलेगा। अभी देखिए तो हमने क्या किया, 2 गुणे 100%, 2 क्या है लोहे का, बटे 10 धन x, क्योंकि अब जब बालू में x किलोग्राम मिला दिया जाएगा तो मिश्रण क्या होगा, x किलोग्राम बढ़ जाएगा, इसलिए 10 धन x किया गया। और इसको कितने बराबर कर देंगे, 10% के बराबर कर देंगे, क्योंकि लोहे का प्रतिशत अब 10% हो गया है। अब इसको हल करेंगे तो x का मान आएगा 10 किलोग्राम, यानी कि 10 किलोग्राम बालू और मिला दिए जाए तो घोल में जो लोहे का मात्रा है वो 10% हो जाएगा, 20%। अब अगला सवाल है, जनसंख्या पे किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिए पहला प्रतिशत है कि पहले वर्ष हमने 10% निकाल करके जोड़ दिया तो नगर की जनसंख्या मिल गई कि पहले वर्ष के अंत में इतने नगर की जनसंख्या होगी। दूसरे वर्ष में फिर जो नगर की जनसंख्या थी बढ़ने के बाद उसमें हमने 10% निकाल करके फिर जोड़ दिया तो लगभग 1,21,000 जनसंख्या हो गई। फिर तृतीय वर्ष पश्चात नगर की जनसंख्या में हमने क्या किया कि उसी के 10% को पुनः निकाल करके उसी में जोड़ दिया, 1331,000
ये हमको जनसंख्या मिल गई 3 वर्ष पश्चात। इसका एक तरीका और भी था, A=P1 + R/100 अभी हमने बताया था। इसमें आप R की मान 10% रखें क्योंकि हर वर्ष 10 बढ़ रहा है, कि घात 3 वर्ष हो जाएगा 3 वर्षों के लिए, तो घात n का मान 3 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो उत्तर उतना ही आएगा, चाहे आप उससे लगाइए चाहे आप इससे लगाइए। किसी नगर की जनसंख्या पहले 5 वर्ष घटी, फिर दूसरे वर्ष 8 वर्ष बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घटी। यह 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या 5 लाख थी, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या थी। देखिए सेम प्रश्न अभी हमने बताया था, यहाँ कस्बे की जनसंख्या जो है वो 5 लाख हमने लिख ली है, ठीक। अब 1 + R/100, पहले 5% घटी है तो ऋण 5/100 हमने लिखा, फिर 8% बढ़ी है तो धन 8% लिखा, और फिर 10% घटी तो ऋण 10/100। इस तरीके से इसको हल किया तो उत्तर आ गया 4,61,700। फिर एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। हमने मान लिया कि पहली संख्या A है दूसरी संख्या B है, तो A का 80% बराबर B का 50%, तो यहाँ से B का मिल गया 50। दूसरी चीज़ फिर आगे दिया, दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है और दूसरी शर्त हमको मिल गई B = A का x%, तो A का x% हमने निकाला, AX/100 आया, तो हमने समीकरण 1 में B का मान रख दिया, तो यहाँ से एक x का मान आ गया 160। तो तो x का मान क्या है 160, और x हमने माना क्या था, अच्छा हाँ ये x% दिया हुआ प्रश्न में और इसी का मान पूछ रहा था, ठीक। किसी संख्या का 4/5 उसके 65% से 60 अधिक है, तो हम उस संख्या का 4/5 निकालेंगे और फिर उसी संख्या के 65% में 60 जोड़ करके उसके बराबर कर देंगे, समीकरण मिल जाएगा। इसको हल करेंगे x का मान आ जाएगा और वही संख्या हो जाएगी। उत्तर की जांच करने के लिए हमने साइड में कर दिया, आप लोग कर लीजिएगा। फिर उसी तरीके से परसेंटेज सवाल पे और खेलों पे है, आप लोग इसको अच्छे से बखूबी कर लीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा उसको पूछिएगा। धन्यवाद मित्रों।